केदारनाथ जी की मान्यता, मर्यादा, इन दोनों को कम करने की कोशिश की जा रही हो। एक दिन केदारनाथ जी के मंदिर को लेज़र शो का पर्दा बना दिया। देखिए 228 किलो सोना हमने तो देखा नहीं, हमसे कौन पूछता। आज केदारनाथ जी के मंदिर में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अंदर दीपक नहीं जल रहा है। ये आपने एक नई बात बताई है कि अंदर दीपक नहीं जल रहा है। 228 किलो सोना जो है, इंटेलिजेंस एजेंसियां, पुलिस लेके गई है उस सोने को। ये मर जाएंगे, ये जान दे देंगे, वो चंदा ले रहे हैं। धन्य हो ऐसे मुख्यमंत्री। पर विधायक तो आप भी रहे हैं। विधायक के पास कोई शक्ति नहीं है। राज्य के अधिकारी सरकार की भ्रष्टाचार और दबाव से इतना परेशान हो गए हैं कि वो ऐसे निर्णय करा रहे हैं कि ये सरकार विदा हो जाए। बाबा नौकरी है, और नौकरी, पद, प्रतिष्ठा हमारे लिए कुछ नहीं है। जब जो चुनाव आप जीते 800 वोट के अंतर से, वो कहीं ना कहीं जो वोट बटा बीजेपी का, उसका फायदा आपको मिला। तो मैं केमिस्ट्री काम कर रही है। शैलपुत्री कहने वाली अपने आप को ऐश्वर्या रावत की नाराजगी कहीं ना कहीं आपको फेवर कर रही है। इसी केमिस्ट्री की वजह से पिछले चुनाव में चोपता में आपको बहुत नुकसान हुआ था। जनता इस बार मनोज रावत को क्यों वोट दे? मेरे रहते हुए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मेरे रहते हुए केदारनाथ विधानसभा में प्रशासन की किसी खोखे को तक उखाड़ने की हिम्मत नहीं है। मनोज रावत पहले 3 काम कौन से करेंगे? आपकी पार्टी में आपस में पेशबंदी कह लीजिए या नूरा कुश्ती कह लीजिए, इस पूरे इलाके को, हमारे इलाके को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया जाए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आंधी आई थी और उसके बाद से लेकर इन 10 सालों में लगातार जो भी हिंदुस्तान के अंदर चुनाव हुए वो मोदी के नाम पर लड़े गए। लेकिन चित्रकूट, उसके बाद हरिद्वार के मंगलौर और फिर उसके बाद बद्रीनाथ में हार के बाद केदारनाथ एक पहला ऐसा चुनाव है जिसमें 10 सालों के बाद मोदी वर्सेस कांग्रेस नहीं, बल्कि मनोज रावत वर्सेस पुष्कर सिंह धामी, या ये कह सकते हैं कि केदारनाथ की जनता वर्सेस पुष्कर सिंह धामी। हमारे साथ कांग्रेस के जो पूर्व में विधायक रहे हैं और इस समय विधायक बनने की दौड़ में शामिल हैं मनोज रावत। और मनोज रावत पहले पत्रकार भी रहे हैं और अब वो नेता हैं, तो वो हमारे साथ हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिरकार इन 10 सालों में ऐसा क्या बदला कि इतना बदलाव आ गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। धन्यवाद साहब, आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये जैसा कि मैंने अभी बताया, 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव मोदी वर्सेस कांग्रेस नहीं हुआ है। ये पहला चुनाव है देश के अंदर 10 सालों में जो केदारनाथ की जनता मनोज रावत वर्सेस पुष्कर सिंह धामी है। देखिए, चुनाव में कौन पार्टी किसे चेहरा बनाती है ये तो उसका विशेषाधिकार है। और हमने तो ये भी खबर सुनी थी कि कपाट बंद होने से पहले आदरणीय मोदी जी के आने की पूरी तैयारी केदारनाथ में थी, लेकिन वो नहीं आए। एक प्रधानमंत्री जी का दौरा लगभग तय हो जाना और उसके बाद वो दौरा कैंसिल हो जाना, उसके निहितार्थ आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। रही बात केदारनाथ की जनता वर्सेस धामी या मनोज रावत वर्सेस धामी, देखिए मनोज रावत केदारनाथ की जनता का अभिन्न हिस्सा है। हमने बचपन से केदारनाथ जी को देखा, यहाँ के हर सिस्टम को, जो सामाजिक सिस्टम है, जो धार्मिक सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इनको समझने की कोशिश करी। बाबा केदारनाथ पूरी दुनिया में यहाँ के लोगों को मान्यता दिलाते। यहाँ का कोई अनाम आदमी भी दुनिया के किसी कोने में अगर चले जाए और ये कहता है कि मैं केदारनाथ से आया हूँ, तो उसकी पहचान अपने आप ही बन जाती है। तो जिस इलाके से के लोगों की पहचान बाबा केदारनाथ से हो और उस इलाके के लोगों पर, बाबा केदारनाथ पर, केदारनाथ धाम पर ऐसे प्रयोग किए जा रहे हों जिनसे निश्चित तौर पर कोई भी कह सकता हो कि केदारनाथ जी की मान्यता, मर्यादा, इन दोनों को कम करने की कोशिश की जा रही हो, तो यहाँ प्रयोग से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, प्रयोग कई हुए हैं, प्रयोग लंबे समय से हो रहे हैं, सब लोग भूल गए हैं। एक दिन केदारनाथ जी के मंदिर को लेज़र शो का पर्दा बना दिया था।
वो MI-17 जिनसे डिफेंस के रक्षा अभियानों में सामान ढोया जाता हो, डिफेंस इक्विपमेंट भेजे जाते हों, टैंक जिनसे भेजे जाते हों, उनसे मशीनें, साउंड सिस्टम, सारी मशीनें भेज करके केदारनाथ जी के मंदिर को पर्दा बनाने की कोशिश करी। वो हम उसके साक्षी थे, हमने विरोध किया, मैं और आदरणीय गोदियाल जी थे। वो तो धन्यवाद बाबा केदारनाथ जी की कृपा। देखिए, कोई कितना भी कुछ कर ले, केदारनाथ में बाबा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। ऐसी 2 गलतियां हमने, 2 नहीं 10 पकड़ी थी, 2 बताई थी कि उनको उस सामान को वहाँ सड़ाना पड़ा। तब से प्रयोग शुरू हो रहे हैं। आप कहेंगे ये लोग सनातनी लोग हैं। अगर ये सनातनी लोग हैं तो इनके टेम्पल आर्किटेक्ट पर श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, वास्तु मंदिर का अभिन्न अंग है। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि केदारनाथ में 13 की आपदा के बाद इतना बड़ा पत्थर आया और वो रुक गया। देखिए, केदारनाथ पुरी का वास्तु बहुत ही अच्छा वास्तु था। अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो जो केदारपुरी है वो अपने आप में वास्तु का एक सबसे अच्छा मॉडल था। उसके वास्तु को ख़त्म कर दिया। हमने उसका भी विरोध किया। देखिए, हमने लेज़र शो का विरोध किया, वो बंद हुआ। हमने वास्तु का विरोध किया, लेकिन अफसोस की बात है, गुजरात की जो कंपनियां केदारनाथ के काम पर लगी हुई हैं, उनको वास्तु से मतलब नहीं, उनको कमाई से मतलब है। आप कह रहे हैं साहब, केदारनाथ के साथ क्या प्रयोग हुए? सोने वाला प्रयोग आपके सामने है, QR कोड वाला प्रयोग आपके सामने है। क्या हुआ उस QR कोड का जो पिछले साल लगा था? कितना पैसा QR कोड के जरिए उस खाते में गया? क्या हुआ उस FIR का जो खुद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी ने कराई थी? किसी भी FIR का कोई न कोई तो परिणति होती है ना, या तो फाइनल रिपोर्ट लगती है, चार्जशीट लगती है। क्यों नहीं सरकार बता रही है कि वो कितना पैसा था, किसके खाते में गया था, और उस FIR का क्या हुआ? मनोज जी, देखिए, जिसमें जो आपने 2 चीजें बताई हैं, पहला बताया आपने सोने को लेकर। जी, सोने को लेकर सरकार ने माना है कि 23 किलो सोना था, और बद्रीनाथ में बैठे जिन्हें हम ऋषि मुनि मानते हैं, आचार्य मानते हैं, उनका कहना था कि 228 किलो के करीब सोना था। ये गैप बहुत बड़ा नहीं लगता आपको? देखिए राठौर साहब, ये गैप जितना बड़ा है उतना ही रहस्यमयी है, और उतना ही उतने ही बड़े खेल को ये इंगित करता है। देखिए, 228 किलो सोना हमने तो देखा नहीं। हम तो सच में, तो जब सोने की बात आई, पहले हम सिद्धांत पर आए, हम बाबा की प्रवृत्ति पर आए। बाबा वहाँ योग ध्यान में बैठे। बाबा केदारनाथ स्वर्ण प्रिय नहीं है, बाबा केदारनाथ भस्म प्रिय हैं। अगर बाबा केदारनाथ जी के नेचर को किसी को जानना हो तो वो शयन आरती जो अभी कुछ दिन पहले हुई है, जो भस्म आरती होती है, अंतिम आरती, जब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो दुनिया भर से जो सैकड़ों भक्त होते हैं वो अपनी अपनी तरफ से श्रद्धानुसार माणिक्य लाते हैं, कोई सोना लाता है, कुछ अपनी प्रिय चीज़ लाते हैं, और वो बाबा केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं। लेकिन जानते हैं उसके बाद अंतिम रूप से क्या चढ़ता है? अंतिम रूप से 1.25 कुंटल भस्म उसके ऊपर से ज्योतिर्लिंग पर डाल दी जाती है। यानी जो भी लाए हो क्या है, वो भस्म से भी कमतर है। तो वो बाबा जो भस्म प्रिय है, जो शमशान प्रिय है, उसको तो स्वर्ण प्रिय कभी था ही नहीं। अब आपने सोना लगाया, देखिए, आपने किसी से शास्त्रोक्त बातें पूछी तो नहीं आपने। आप सोना हो सकता है, बहुमूल्य धातु हो सकती है सोना, लेकिन सोना कोई ज़रूरी नहीं कि बाबा को प्रिय हो। तो पहला तो हमारा मतभेद, लेकिन हमसे कौन पूछता? हमारा मतभेद और यहाँ के आचार्यों का मतभेद इस बात पर था कि बाबा जी के गर्भगृह में सोना नहीं लाना चाहिए। सोने से क्या हुआ? देखिए, आज वहाँ दीपक नहीं जलता है, क्योंकि जो हमारा ये जो आर्किटेक्ट है, इसको कहते हैं छत्र शिखर शैली। इसमें पत्थर को जिस तरह से रखा जाता है तो ऑक्सीजन देता है अंदर। आज केदारनाथ जी के मंदिर में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अंदर दीपक नहीं जल रहा है, और भी कई समस्याएं हैं। लेकिन देखिए, अब तो हिंदू धर्म का ठेका कुछ लोगों के पास आ गया, जो कहेंगे वही शास्त्र हैं। नहीं, ये आपने एक नई बात बताई है कि अंदर दीपक नहीं जल रहा है। दीपक जलने में, इससे पहले जब देखिए, केदार बाबा के कपाट बंद हुआ करते थे तो क्या ये दीपक जला करता था?
देखिए, इस रहस्य को न मैंने देखा न मैंने परखा है, लेकिन रोज भी जो दीपक जलने में बहुत परेशानी, ऑक्सीजन चाहिए ना। देखिए, किसी भी दीपक को जलने के लिए, अग्नि को जलने के लिए, अनवरत जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आपने सोने की प्लेटों से उसको कवर कर दिया तो ऑक्सीजन जलने में तो, ऑक्सीजन मिलने में तो परेशानी होगी। हमारे टेम्पल आर्किटेक्ट ऐसे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो ये छत्र शिखर शैली है, इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ये जो इसका आर्किटेक्ट है, ये तो छत्र शिखर शैली में मंदिर तो जीवात्मा के समान है, और जो उसमें मूर्ति है उसकी आत्मा के समान है। हर चीज़ परखी हुई है। अगर आप मंदिर के, जो मैं कहता हूँ कि इन्होंने मंदिर का चौक खराब कर दिया, मंदिर का चौक जिसको पटांगण कहते हैं, आंगन भी नहीं कहते हैं। अगर टेम्पल आर्किटेक्ट में कहेंगे तो पटांगण कहेंगे। उसका साइज टेम्पल के जो चौक का जो पटांगण होगा, उसका जो मैक्सिमम भुजा होगी वो इतनी होगी जितना कि जमीन से लेकर के शिखर तक की दूरी। तो देखिए, वो तो इतनी बड़ी शासक परंपरा थी, आपने उस सबसे छेड़खानी कर दी। ये सोने का उदाहरण तो मैं, दीपक जलने का तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 228 किलो पर अगर आप क्या आएँ, देखिए कांग्रेस ने या किसी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 228 किलो सोना लगानी। ये सारे आपके समाचार माध्यमों में जो आपके सम्मानित अध्यक्ष बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हैं, उनके द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया। आपके चैनलों पर आधे पर अध्यक्ष जी आते थे, आधे पे 228 किलो सोना आता था। इतनी बड़ी बात हो गई। राज्य सरकार के जानकारी में है कि 228 किलो सोना है, सारे समाचार माध्यमों में चल रहा है। 228 किलो सोना जो है, इंटेलिजेंस एजेंसियां, पुलिस लेके गई है उस सोने को, सबकी नज़र में है। तो क्या राज्य सरकार का कभी ये कर्तव्य नहीं था? हम नहीं जानते हैं 228 था, 28 था, 32 था, लेकिन क्या राज्य सरकार की कभी जिम्मेदारी नहीं थी? इतनी बड़ी चूक उनके एक राज्य मंत्री स्तर के और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जैसे प्रतिष्ठित संस्था से जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा हो, उसकी खबरों के साथ जुड़ा हुआ हो, और राज्य सरकार ने कोई बयान नहीं जारी किया। और मेरी पुख्ता जानकारी है कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जी ने जो ITBP जो सेंट्रल फोर्स है, उसको सुरक्षा की जब मांग करी तो उसमें भी जिक्र किया है कि 228 किलो सोना है। मनोज जी, एक चीज समझ से थोड़ा परे है। आमतौर पर जब चुनाव होते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया, अब चूंकि आप पत्रकार हैं तो बातों को गहराई से समझ भी लेते हैं और राइट लेफ्ट भी करना जानते हैं। मैं अगर उसी मुद्दे पर आता हूं, इस समय जो चुनाव है वो मनोज रावत या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना होकर केदारनाथ की जनता वर्सेस धामी हो गया है। ऐसा क्यों सिचुएशन पैदा हुई कि एक पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता वर्सेस प्रदेश के CM? देखिए, आप कह रहे थे पत्रकार, मैं सीधे सपाट शब्दों में कहना चाहता हूं कि केदारनाथ के लोगों का नाम बाबा केदारनाथ के कारण है। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि जब मेरे नाम के साथ केदारनाथ विधायक लगाया जाता है। ये बाबा केदारनाथ के सम्मान में किसी कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मर जाएंगे, ये जान दे देंगे। और राज्य सरकार ने जो ये प्रयोग किए, आज भी बौराड़ी में कार्यक्रम हो रहा है, फेसबुक पर डाल रहे हैं बेशर्मी के साथ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि साहब हमने ऐसा कानून बना दिया। वो कानून पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे कि कौन सा कानून बना, कब बना, कितना प्रभावी होगा। लेकिन क्या वो मंदिर समिति इतनी बेशरम हो गई? आज भी वो चंदा ले रहे हैं श्री केदारनाथ धाम दिल्ली के नाम से। QR कोड पर डालिए आप पैसा, उनको जा रहा है। तो कौन केदारनाथ? देखिए, केदारनाथ जी के लिए कहते हैं कि हिमालय तू केदार, जो हिमालय में स्थित है वो केदार। अब कहाँ? बौराड़ी के स्लम में स्थित केदार। और देखिए कितनी विडम्बना है कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि साहब मुझे षड्यंत्र हो रहा मेरे विरुद्ध। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह में कोई अन्य व्यक्ति कुछ शब्दों को डाल रहा है तो धन्य हो ऐसे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी ने जो जो शब्द बोले हैं उस उद्घाटन समारोह में, वो घन की तरह केदारनाथ की जनता के सर पर बसते हैं। जब जब उस वीडियो को केदारनाथ की जनता देखती है, केदारनाथ की जनता बर्दाश्त करेगी। उसी टेम्पल कमेटी ने ये कहा है कि केदारनाथ से शिला आ रही है। अब वो शिला लेकर के कौन गया ये हम नहीं जानते हैं, सरकार को खुलासा करना चाहिए। ये मनोज जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। सिर्फ केदारनाथ मंदिर को बौराड़ी ले जाना, इसके अलावा कोई और मुद्दे नजर आपको आते हैं इस क्षेत्र के अंदर? विधानसभा बहुत ज़्यादा मुद्दे, बहुत ज़्यादा।
देखिए ये तो इमोशनल, ये तो भावनात्मक मुद्दा है, ये हमारे सम्मान का मुद्दा है, हम केदारियों के जीने मरने का मुद्दा है। केदार तो हम हमारे लिए सब कुछ बाबा केदारनाथ है। इसके अलावा बहुत मुद्दे हैं। ये केदारनाथ ऐसी अभागी विधानसभा है कि जिसमें कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अगर शिक्षा से शुरू करें, पर विधायक तो आप भी रहे हैं। देखिए विधायक, आप जानते हैं विधायक रहते हुए हमने सदन में बहुत जम करके कहा है, हमारे पास दर्जनों पत्र होंगे उन इंस्टीट्यूट को खोलने के। विधायक सरकार नहीं होती है, विधायक के पास कोई शक्ति नहीं है और एक भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। और मैं तो ये समझ रहा हूँ, देखिए राठौड़ साहब, मुझे ये पक्का अनुभव हो गया, देखिए जो मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, कि राज्य के अधिकारी सरकार के भ्रष्टाचार और दबाव से इतना परेशान हो गए हैं कि वो ऐसे निर्णय करा रहे हैं कि ये सरकार विदा हो जाए। देखिए मैं आपको एक तरफ से बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट की बात है। अब मुख्यमंत्री जी आ गए थे, 5 करोड़ का तंबू लगा दिया था गस्मनी में 20 मिनट के भाषण के लिए। इंस्टीट्यूट देना था तो यहाँ कोई इंस्टीट्यूट दे देते, यहाँ ज़मीनों की कोई कमी है। केदारनाथ विधानसभा में इंस्टीट्यूट नहीं दिया, इंस्टीट्यूट दिया बगल की रुद्रप्रयाग विधानसभा में। चलो वो भी हमारे भाई हैं, रुद्रप्रयाग के लोगों को मिल गया, लेकिन केदारनाथ के लोग कब तक अभागे रहेंगे? गुप्त काशी के पास आप जाएंगे, गड़तरा एक जगह है, वहाँ के लोगों ने सैकड़ों नाली जमीन नर्सिंग कॉलेज के लिए दी, लेकिन नर्सिंग कॉलेज वहाँ नहीं खुला। इतना विश्व प्रसिद्ध स्थान होने के बावजूद केदारनाथ में एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है। शिक्षा की बात मैंने कर दी, पिछले 7 साल से केदारनाथ ही नहीं, रुद्रप्रयाग जिला ही नहीं, चमोली जिला ही नहीं, उत्तराखंड के, मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड में इक्का या दुक्का कॉलेज हाई स्कूल से इंटरमीडिएट अपग्रेड हुए हैं। एडेड स्कूल एक भी ग्रांट में नहीं आया है शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, रोजगार की बात यहाँ हो रही है, ये मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं या बाबा केदार की शिला बौराड़ी चलेगी वो ज्यादा जरूरी है? देखिए केदारियों आस्था और जी विश्वास, केदारियों के लिए आस्था सर्वोपरि है। बाबा नौकरी है, और नौकरी तो देखिए बाबा रहेंगे तो बाबा सबका कल्याण करते हैं। हमारे बाबा के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए पहले बाबा, जो बाबा की प्रतिष्ठा के साथ छेड़ाखानी करेगा उसको हम नहीं, हमारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मनोज जी, जब पिछले चुनाव हुए तो उसमें अगर कैलकुलेशन आप करें तो आप जब चुनाव जीते तो लगभग 800 वोट के आसपास से जीते, लेकिन उस समय आपके विरोध में कहें कुलदीप रावत खड़े हुए थे और अब वो बीजेपी में शामिल हैं। इसके अलावा आशा नौटियाल जो समय बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं जब जो चुनाव आप जीते 800 वोट के अंतर से, वो कहीं ना कहीं जो वोट बटा बीजेपी का, उसका फायदा आपको मिला? देखिए, और इस बार वो फायदा शायद आपको ना मिल पाए। देखिए ऐसा है कि चुनाव अंक गणित नहीं होती है, इलेक्शन केमिस्ट्री होती है। इस समय जो केमिस्ट्री है वो, आप लोग घूम रहे हैं, आप घूमेंगे, पूरा क्षेत्र घूम लीजिएगा। मैं अभी एक गांव से होके आ रहा हूँ, 70 से अधिक महिलाएं इस ठंड में इंतजार कर रही हैं। वो मनोज रावत का इंतजार नहीं कर रही हैं, वो जो बाबा केदारनाथ का के साथ जो छेड़ाखानी हुई है उसके विरोध में आकर के खड़ी हुई है। मुझे ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मनोज रावत इतने बड़े नेता हो गए कि मनोज रावत, मैं आज लगभग 6 बजे, 5-5:30 बजे आजकल अंधेरा होता है, 5:30 बजे के बाद मैं आधा दर्जन गाँव में सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ में 100 लोग, 120 लोग भी इंतजार करें तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप ये समझ लीजिएगा, ये अंक गणित नहीं, इस समय केमिस्ट्री काम कर रही है। और ये केमिस्ट्री साफ साफ है, ये चुनाव मनोज रावत वर्सेस पुष्कर सिंह धामी। अंक गणित की आपने बात की तो एक सवाल जरूर बनता है। इस क्षेत्र का जब हमने सर्वे किया, हो सकता है मैं अंकों में थोड़ा सा आगे पीछे हूं, तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। 55% ठाकुर वोटर हैं यहाँ पर, 21% ब्राह्मण वोटर हैं, 18% में अन्य आते हैं और 0.0% अगर देखा जाए तो भूटिया वोटर भी इस क्षेत्र में हैं। अल्पसंख्यकों की अगर मैं बात करूं, मुस्लिम वोटर्स की बात करूं, तो वो भी करीबन 1.5% है।
नहीं, 1.5% मुस्लिम वोटर नहीं है। कितना है आपके हिसाब से? देखिए, मुस्लिम वोटर इस पूरी विधानसभा में, यहाँ पर जो परम, जिस गांव में आप यहाँ पर बैठे हैं, इस गांव के सामने पर एक दमार गांव है, वीरी गांव है, जी। ये पीढ़ियों से रहने वाले मुस्लिम इस मेरी विधानसभा में 3 गांव में, जो यहाँ के पहाड़ के माहौल में रच बस गए हैं। कुछ कारोबारी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी विधानसभा में 600-700 से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस बार जो गणित है, केमिस्ट्री या गणित जो भी कह लीजिए, कि आशा नौटियाल को टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं कुलदीप रावत की नाराजगी और शैलपुत्री कहने वाली अपने आप को ऐश्वर्या रावत की नाराजगी कहीं ना कहीं आपको फेवर कर रही है? देखिए, उनकी नाराज़गी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक के कुलदीप रावत जी भी और ऐश्वर्या रावत जी भी दोनों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, और वो, मुझे ये लगता है, अपनी पार्टी के लिए जितना उन पर दमखम होगा उसके उस दमखम से काम कर रहे होंगे। लेकिन जो समर्थक हैं, उनकी नाराज़गी मुझे भी दिखी है। वो, उन्होंने मेरे पास आकर के भी नाराज़गी व्यक्त करी है। अब मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री है, तो वो केमिस्ट्री का इक्वेशन यही है कि अगर समर्थक नाराज़ हैं तो नेताजी क्या करें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी केमिस्ट्री की वजह से पिछले चुनाव में चोपता में आपको बहुत नुकसान हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, तो ये केमिस्ट्री चोपता में क्या कह रही है? चोपता और आसपास के 1-2 गांव हैं जो बड़े गांव माने जाते हैं। देखिए, चोपता ही नहीं, पिछले चुनाव के समीकरण बिल्कुल अलग थी और इस चुनाव के समीकरण बिल्कुल अलग है। और चोपता और आसपास के गांव, अगर आप किसी भी समीकरण पर जाएं तो हमारे बहुत नज़दीकी इलाका है, लेकिन कभी कभी केमिस्ट्री नहीं, उसको मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों में जनता इसको कहेंगे कि हीरो वर्शिप हो जाती है। तो हीरो वर्शिप की थ्योरी है, उसमें जनता एक बार किसी भी व्यक्ति में हीरो देखती है और उसको वोट देती है, तो उसके कारण मुझे नुकसान होता है। शैला रानी रावत भी विधायक रही हैं, दिवंगत हैं। आशा नौटियाल जी भी विधायक रही हैं यहाँ पर, आप भी विधायक रहे हैं यहाँ पर। जनता इस बार मनोज रावत को क्यों वोट दे? देखिए, विधायक का मतलब होता है विधानसभा में जो विधेयकों पर चर्चा करें। मोटी बात, अगर विधायक का मुख्य कार्य देखा जाए तो उसका लेजिस्लेशन उसका काम है, मतलब नए विधेयक जो आए उन पर चर्चा करें या विधेयकों में जो परिवर्तन आए उस पर चर्चा करें। और आप सभी लोग जानते हैं, जो देहरादून में जिन्होंने पत्रकारिता की है, जिन्होंने विधानसभा में पत्रकारिता की है, मुझसे ज़्यादा विधायी कार्यों में किसी ने कार्य नहीं किया है। प्रदेश की विधानसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ, और प्राइवेट मेंबर बिल लाने का जो सरकार पर दबाव पड़ता है, 4 धाम देवस्थानम एक्ट बोर्ड का प्राइवेट मेंबर, हम उसको निरसन के लिए, उसको रिपील करने के लिए उस एक्ट को प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे। तो आपने परिणति देखी कि 4 धाम देवस्थानम, जिस धूम धड़ाके के साथ 4 धाम देवस्थानम बोर्ड कानून सरकार ने पास किया था, उसी शर्मिंदगी के साथ हमारे पूरा का पूरा, अगर आप एक्ट देखेंगे, जो निरसन का एक्ट है और मेरा प्राइवेट मेंबर बिल है, ऐसा लगता है कि जैसे नकल करके, इस सरकार को इतनी भी अकल नहीं कि उसमें थोड़ा सा अंतर कर दी। तो विधायी कार्यों में देखिए, नियम 58 की चर्चाओं में सबसे अधिक आप मेरी प्रेजेंस पाएंगे। नंदा गौरा धन योजना, आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि नंदा गौरा धन योजना को मैंने 5 बार विधानसभा में उठाया, और अंत में इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, जब मेरी और माननीय मंत्री मैडम आर्या जी की नोकझोंक चल रही थी, मुख्यमंत्री ने आकर के आश्वासन दिया कि हम सबको देंगे। मुख्यमंत्री की आश्वासन के बाद देखिए, 32,000 बच्चों का मामला था, 32,000 गरीब बच्चियाँ जिनके साथ ये अन्याय हो रहा था राज्य की। माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आज तक के कई बच्चों को गौराधन योजना, ऐसे दर्जनों उदाहरण है। भू कानून आप देखेंगे, आज बच्चा बोल रहा कि हमें चाहिए भू कानून। जिस दिन भू कानून पेश किया गया उस दिन मेरा विरोध था, और सिर्फ मेरा विरोध नहीं, आप कहेंगे विरोध के बाद क्या किया। अपने विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने से पहले मुझे जब लगा कि, मैंने कहा सरकार इसके निरसन, सरकार ने इतनी बड़ी गलती करी है, इस पाप की भरपाई भी तो करेगी, इसको निरसन के लिए विधेयक तो लाएगी। इन दोनों जो धाराओं को इन्होंने जोड़ा है, जब नहीं जोड़ा तो मैं प्राइवेट मेंबर बिल उन दोनों धाराओं के निरसन के लिए लाया हूँ।
तो विधायी कार्यों में मेरा ये कहना, आप कह रहे हैं, मेरा देखिए, मैं आशा नौटियाल जी मेरे लिए बहुत सम्मानित है, बहन के समान है, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। सब लोग जानते हैं इस विधानसभा में कि मैं अपने विपक्षियों को बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन आपने जब ये चर्चा शुरू ही कर दी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे 5 साल के विधायी कार्यों की सूची बना दें, और 10 साल आदरणीय आशा नौटियाल जी विधायक रही हूँ, 10 साल में वो 10 दूने 20 होते हैं, 20 पैराग्राफ आप दिखा दें विधायी कार्यों को लेकर के। ऐसे आदमी को नहीं चाहेंगे कि जो विधायी कार्यों में पूरी रुचि लेता हो। क्षेत्र की हर समस्या, आप विविध विषयों पे देखिए, ट्रैकर्स की समस्या पर मैंने बोला है, भेड़ वालों की समस्या पर मैंने बोला है, खच्चरों की समस्या पर मैंने बोला है, कृषि की समस्या पर मैंने बोला है, यहाँ के स्वरोजगार के मॉडलों पर मैंने बोला। कोई भी इस क्षेत्र से लेकर के और इस राज्य की जो विविध समस्याएं हैं, कोई ऐसा विषय नहीं होगा कि जिससे मेरा विधायी जिन दिनों में विधायक रहा हूँ मैं अछूता रहा हूँ। तो क्या मैं तो यही कहूँगा कि क्षेत्र की जनता को, दोनों को, और आदरणीय आशा नौटियाल जी को भी अपने विधायी कार्यों की सूची देनी चाहिए कि भाई मैंने विधानसभा में ये कार्य किया है, तो विधायक के रूप में विधानसभा के भीतर मैंने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन किया, और विधानसभा के बाहर भी। देखिए, इस बार इन 2.5 सालों में मेरे विधायक न रहने के बाद केदारनाथ से लेकर के चोपता को उजाड़ दिया गया है। मेरे रहते हुए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरे रहते हुए केदारनाथ विधानसभा में प्रशासन की किसी खोखे को तक उखाड़ने की हिम्मत नहीं है। आज हमारे सैकड़ों लोग, आप कह रहे हैं क्यों लोग दुखी हैं, यहाँ पर से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, पुश्तैनी ज़मीन थी, उस पर ढाबे लगे थे, ये सामने गाँव दिख रहा है, उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर टीन के ढाबे लगाए थे, वो सब उजाड़ दिए गए। आंचल डेयरी, आप जगह जगह आंचल डेयरी के जो स्टॉल लगे इनके पास जाएं, गुजरात के लोग आंचल डेयरी का ठेका लेकर के बैठे हैं। केदारनाथ गुजरात मॉडल, आप कह रहे हैं कि साहब गुजरात मॉडल से बच्चा कोई मॉडल नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि गुजराती इतने गरीब हो गए कि बेचारों को केदारनाथ जैसी जगह पर ठेकेदारी करने के लिए आना पड़ रहा है। तो गुजराती अगर तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पर तरक्की के भागीदार बन रहे हैं, तो आपको क्यों ऐतराज है इस बात देखिए, पे? तरक्की नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कितनी गरीबी है कि इस ठंडे वातावरण में बेचारों को ठेकेदारी करने के लिए आए। ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं, वो ठेका उनके नाम पर है, बाकी काम सब गढ़वाल के लोग कर रहे हैं। तो देखिए, विधानसभा के बाहर भी हमारे कामों को अगर देखा जाए, आप हमारे कामों की, कल जिस मैदान में, आप कुछ नहीं, जिस मैदान में मुख्यमंत्री जी शायद आने वाले हैं या अनुसूचित जाति जनजाति का कोई सम्मेलन करने वाले हैं, वो मैदान मैंने अपने प्रयासों से बनाया है। और जरा सा विभागों से भी पूछ लें, 1000 ट्रक तो उसमें पत्थर और मिट्टी पड़ करके ग्राउंड बनाया है। खर्चा भी पूछ लीजिएगा। मुझे लगता नहीं कि स्टेज को बनाने के लिए जो खर्चा दिया मैंने, रेलिंग को बनाने के लिए दिया, उसके अलावा सारा खर्चा अपने प्रयासों से कराया है। मनोज जी, टेक्निकल चीजें आपने बताई विधायी को लेकर, ये चीज मैं समझ सकता हूँ पत्रकार होने के नाते, और बहुत सारे लोग समझ सकते हैं, लेकिन एक आम जनता विधायी वाली शब्दावली को नहीं समझ पाती है। देखिए, आम जनता आज बच्चा बच्चा, आप देखिए ना, आप हैशटैग लगाइए हमें चाहिए भू कानून, बच्चा बच्चा भू कानून की बात कर रहा है। नहीं, भू कानून मैं समझता हूँ, हाँ। लेकिन इसके अलावा जैसे एक मुद्दा है भू कानून, जैसे आपके एक बड़े नेता हैं हरीश रावत, उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान मुझसे कहा था, जिस दौरान आपकी पार्टी में आपस में पेशबंदी कह लीजिए या नूरा कुश्ती कह लीजिए प्रत्याशी को लेकर चल रही थी, क्योंकि आपके यहाँ भी जैसे बीजेपी के यहाँ है, आपके यहाँ भी प्रत्याशियों की लाइन थी। उस दौरान हरीश रावत जी ने मुझसे कहा था कि नहीं, हमारे जो पुराने प्रत्याशी रहे, विधायक रहे, वही रहेंगे। उसकी वजह उन्होंने बताई कि वो पहले विधायक हैं जिन्होंने भू कानून का और मूल निवास का मुद्दा विधानसभा के पटल पर रखा। देखिए, उत्तराखंड के लोगों की आकांक्षा, और आप जो कह रहे हैं कि पेशबंदी, मैंने तो कहीं बाहर जाके दावेदारी नहीं की, तो मैं चुनाव के पूरे दौरान, क्योंकि 31 जुलाई को आपदा आ गई थी और मेरा इस क्षेत्र में रहना बहुत आवश्यक था। मैं, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं टिकट के लिए मैं देहरादून तक नहीं गया, और कोई पेशबंदी नहीं। हमारे यहाँ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्यवेक्षक आए, पर्यवेक्षकों ने देखा, देखिए ये माहौल तो बन ही जाता है अगर माना 10 लोग दौड़ते हैं। अब फोगाट बहनों को आप देखते हैं, फोगाट बहनें आपस में जब कुश्ती लड़ती हैं तो अपनी रियल सिस्टर भी लड़ती हैं, लेकिन घर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई कलह है। और आप खुल करके देख लीजिए, इन विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिएगा, दूसरी तरफ कांग्रेस की जितने दावेदार हैं वो सब कंधे से कंधा मिला करके। पर देहरादून से तो एक खबर ये भी आई थी, आवाज आई थी कि गणेश परिक्रमा करने से सब कुछ नहीं हो पाएगा। अब साहब देखिए, ऐसा है कि गणेश तो हमारे आराध्य हैं, हम गणेश के नहीं, हम केदार की परिक्रमा करते हैं। और मनोज रावत
व्यक्तिगत रूप से किसी की परिक्रमा करने के लिए मनोज रावत अपने क्षेत्र में रहा, क्योंकि इस समय आपदा के बाद, देखिए मैं अधिक समय मैं कहीं रहूँ ना रहूँ, आपदा के समय और आपदा के बाद मैं केदारनाथ और अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो दुख और कष्ट का समय होता है। तो हमने गणेश परिक्रमा नहीं, हमने अपने लोगों की परिक्रमा की। कुछ लोग कहते हैं मनोज रावत बहुत मूडी हैं, आप ही की विधानसभा के लोग कहते हैं। नहीं, ऐसा कहते होंगे। देखिए ऐसा है, क्योंकि देखिए जब आप एक पेशे से दूसरे पेशे में जाते हैं, देखिए मेरा पेशा भी आपकी तरह पत्रकारिता का पेशा था, उससे मैं जनता के बीच के पेशे में गया, तो वो स्वाभाविक है कि बहुत, लेकिन मैं जनता के बीच में घुल मिल करके रहता हूँ। मुझे कहीं पर, क्योंकि मेरा पालन पोषण इसी माहौल में हुआ है, मैं इस माहौल को ज़्यादा पसंद करता हूँ, यहाँ का रहना। आप मुझे देखते होंगे, मैं यहाँ की ड्रेस पहनता हूँ, यहाँ का खाना, मैं जब भी यहाँ कहीं भी जाऊँगा तो मैं यहाँ का खाना खाना पसंद करता हूँ, मैं यहाँ अपने घरों में रहना पसंद करता हूँ। तो ये मूड की बात नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है कि आप किसी दूसरे ढंग से कहीं पर कुछ सोच रहे हो और अचानक कोई सामने दिख जाए, तो देखिए उस समय कुछ परेशानी होती है, वरना मूड की बात नहीं। मैं तो यहाँ की जनता के बीच में घुला मिला आदमी हूँ, मैं यहाँ की भाषा बोलता हूँ। मुझे आप, अगर मैं जनता के बीच में रहूँगा तो किसी भी आम आदमी से मुझे अलग नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि मैं सफ़ेद कुर्ता पहनता हूँ। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि किसी ने ये सवाल पूछा नहीं, तो आप जरूर पूछिएगा मनोज रावत से। पत्रकारिता में थे, पॉलिटिक्स में किस वजह से आए? अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से या कोई और वजह थी? देखिए नहीं, ऐसा नहीं था। मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था और मैं पॉलिटिक्स में था। 2003 में ऐसी घटना हुई कि मुझे उसके बाद अचानक पत्रकारिता में आना पड़ा और मैं पत्रकारिता में रम गया। लेकिन केदारनाथ की आपदा के बाद, 13 की आपदा के बाद मुझे ये लगा कि पत्रकारिता मेरे जीवन का मकसद नहीं, क्योंकि मैं पत्रकारिता के माध्यम से अपने लोगों के बीच नहीं रह पाता हूँ। उनकी देखिए सेवा करना तो एक बहुत डिप्लोमेटिक वर्ड है, लेकिन अपने लोगों के बीच में रह करके उनके कामों को सहूलियत देने के लिए मैं पत्रकारिता से, मैंने कहा कि अब ये पत्रकारिता से नहीं होगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि हरीश रावत जी ने मुझे इस योग्य समझा और उन्होंने, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा कि टिकट मुझे दिया। और बाबा केदारनाथ की कृपा और यहाँ के मतदाताओं की कृपा हुई कि मैं चुनाव जीत गया और मैं उसके बाद मैं राजनीति में आ गया हूँ। तो इसमें महत्वाकांक्षा कुछ नहीं। देखिए महत्वाकांक्षा तब कहेंगे कि अगर आप राजनीति को कमाई का साधन बनाएं। देखिए ये सब चल रहा है। मैं अभी आज उदाहरण दे रहा था, मैं यहाँ हमारे इस क्षेत्र के आदरणीय पुरुषोत्तम बगवाड़ी जिला पंचायत के सदस्य थे और ऐसे जिला पंचायत के भी अध्यक्ष थे और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के भी अध्यक्ष थे, और ऐसे अध्यक्ष थे कि जिनका जिक्र राहुल सांकरेदन जैसे व्यक्तित्व ने अपनी किताबों में किया हो, लेकिन साधारण रूप में चले गए। तो ये राजनीति को अगर आप किसी और साधन का मतलब माध्यम न समझें तो राजनीति कुछ अलग नहीं है। मतलब महत्वाकांक्षा इसमें कुछ नहीं है। आप पत्रकारिता में, मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अभी जब मैंने एक मामला खोला ये जॉर्ज एवरेस्ट वाला, तो मुझे लग रहा था कि मैं तो विधानसभा के सदस्य के रूप में उतना काम नहीं कर पाता था जितना मैं पत्रकार के रूप में कर पाता था। लेकिन उसमें आप सिर्फ काम उन घटनाओं को खोलते हैं जो घटनाएं घटित हैं, करप्शन के मॉडल को खोलते हैं। इसमें आप विकल्प भी देते हैं कि ये साहब ये गलत हुआ तो इसका इलाज क्या है। तो ये जनता के साथ जुड़ने का भी, इसमें महत्वाकांक्षा जैसी कोई भी चीज़ नहीं। चलिए, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पहले व्यक्ति हैं आप। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया, तो आपने पहले व्यक्ति जिसने कहा कि नहीं, सेवा एक डिप्लोमेटिक वर्ड हो सकता है और सही शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि आज के ज़माने में आमतौर पर राजनीतिक लोग नहीं करते हैं। अगर मनोज रावत को यहाँ की जनता विधानसभा पहुंचा देती है, आप सबसे पूछते हैं कि बीजेपी के 3 काम बताइए। अगर मनोज रावत को विधानसभा पहुंचा दिया जाता है यहाँ की जनता, तो मनोज रावत पहले 3 काम कौन से करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम, जो प्रतिष्ठा हमारे केदारनाथ जी की है, और मैं आपको एक बहुत ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूँ कि उत्तराखंड शब्द, आजकल उत्तराखंड राज्य का नाम प्रयोग हुआ ना, आप कल विद्यापीठ एक स्थान है गुप्त काशी से नीचे, उस शब्द का प्रयोग विद्यापीठ, उत्तराखंड विद्यापीठ के रूप में उस समय हुआ था कि जब मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे थे, उसी समय यहाँ पर भी एक विश्वविद्यालय की नींव पड़ी थी, उत्तराखंड विश्वविद्यालय। और केदारनाथ की रावल
पूज्य रावल नीलकंठ लिंग जी उस समय थे। आप ताजुब करेंगे कि यहाँ पर 2 साल तक के BAMS उस समय चला जब ऋषिकुल और गुरुकुल में BAMS नहीं चलता था। तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा और केदारनाथ के लोगों की इच्छा है कि बाबा केदारनाथ की कृपा से श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माध्यम से यहाँ पर एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। विश्व स्तरीय मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देखिए, अगर सनातन की बात करें तो हमारा ज्योतिष और हमारा कर्मकांड पूरी दुनिया में फेमस है। यही सामने पर एक गांव टेमरिया है, मैं आज सुबह सुबह ब्राह्मणों का गांव है, तो मैं वहाँ पर भी यही कह रहा था कि देश भर में हमारे ज्योतिषों और हमारे कर्मकांडियों के सामने कोई नहीं टिकता है। वैदिकी की परंपरा इतनी थी कि हिमालय, हमारे यहाँ हिमालय वैशज्य विज्ञान जो कहते हैं, तो हिमालय तो रत्नों की खान है, रत्नों में रत्न भी हैं और जड़ी बूटियाँ भी हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये कहना है कि हम एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी, और बाबा की कृपा रहेगी। देखिए, निस्वार्थ भाव से अगर सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे, अकेले मेरे बस का नहीं है। सरकार निर्णय ले ले और बाबा के भक्त अपने आप देते हैं पैसा, लेकिन सही स्थान का चयन करके, किसी भी स्थान पर हमारे यहाँ जहाँ पर भरपूर ज़मीन हो, जो भविष्य के 100 सालों की ज़रूरतों को पूरा करते हो, एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय यहाँ पर होना चाहिए। पहला तो। दूसरा देखिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ में आप बताइए कितनी दुर्भाग्यशाली विधानसभा ये है कि जिस विकास खंड में, ब्लॉक में बाबा केदारनाथ जी विराजते हैं, ऊखीमठ ब्लॉक में, तमाम मानकों के पूरा होने के बावजूद भी केदारनाथ ब्लॉक के ऊखीमठ ब्लॉक विकासखंड ऐसा विकासखंड है जहाँ पर CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है। हर साल आंकड़े तो आप हर साल देख रहे होंगे कि कितने बढ़ रहे हैं, कितने यात्री आए। आप ये बताइए, इतने यात्री आ रहे हैं, एक CHC भी नहीं होना चाहिए। और इस विधानसभा का मैं दुर्भाग्य बता रहा हूँ कि जो अंतिम पड़ाव है सोनप्रयाग त्रिजुगी नारायण गांव में आता है। सोनप्रयाग और सीतापुर मिल करके लगभग उनकी एक दिन की क्षमता 25,000 यात्रियों को ठहराने की है, लेकिन वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं। और वहाँ के लोगों ने 9 महीने, वहाँ की महिलाओं ने हड़ताल करी, और इस प्रदेश के सम्मानित स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी ने त्रिजुगी नारायण जाकर के ही शादी करी। अरे कम से कम जहाँ शादी करी वहाँ नेक के रूप में कम से कम वहाँ के लोगों को एक PSC तो दे देते। तो स्वास्थ्य सेवाओं का यहाँ बहुत अभाव है। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं के उसमें आए, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की बात करें। और तीसरा जो है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे रोजगार के क्षेत्र में देश दुनिया में डंका बजाएं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रोजगारों में जाने के लिए ट्रेनिंग का कोई माध्यम बने। उस मॉडल पर हम काम करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ भी जाएं वो सर्वश्रेष्ठ रहें। तो तीसरी हमारी जो प्राथमिकता है रोजगार की, एक और मेरी बड़ी मांग है, अगर उसको मांग करें हम, ये मलया मुल्क के लोग हैं। मलया मुल्क की एक शब्द है कि ऊपर के मुल्क के लोग। तो इस मुल्क का, क्योंकि हमारी असमान लड़ाई हो रही है पूरे उत्तराखंड के अन्य जगहों से, आप भौगोलिक परिस्थितियां देख रहे हैं, आपदा की हालतें देख रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस पूरे इलाके को, हमारे इलाके को OBC क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि हमारे बच्चे, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ जिस तरह के, जैसे पैनखंडा जोशीमठ पूरे ब्लॉक को, इसी के जैसा ब्लॉक जोशीमठ है पैनखंडा, उसको OBC ब्लॉक घोषित किया गया है। राठ को OBC घोषित किया गया है, प्रतापनगर को OBC घोषित कर दिया है, जौनपुर को OBC घोषित कर दिया गया। तो भाई ये केदारनाथ वालों ने सरकारों का क्या कहा है जिन्होंने इनको OBC घोषित नहीं किया। तो एक मांग हमारी ये भी है कि इस हमारी केदारनाथ विधानसभा और संपूर्ण रुद्रप्रयाग जिले को OBC। पर मनोज जी, अगर सभी चीजें रिजर्व हो जाएंगी, जैसे OBC की आप बात करते हैं, मैं भी कुछ समय पहले पढ़ाई कर रहा था कहीं पर, तो जब सब चीजें रिजर्व हो जाएंगी तो फिर जो जनरल कैटेगरी है उसका क्या होगा? नहीं देखिए, रिजर्वेशन तो जो परसेंटेज है, सब चीज़ें रिजर्व नहीं होंगी। जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का वो तो उतना ही रहता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये कि 50% से ऊपर तो रिजर्वेशन बढ़ना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो OBC में उसी परसेंटेज का वो लाभ ले पाएंगे कि जितना परसेंटेज यहाँ पर OBC के लिए रिजर्वेशन है। उसमें कोई अलग से आपको रिजर्वेशन नहीं करना है, सिर्फ एरिया को आपको OBC डिक्लेयर करना है। जैसा अन्य क्षेत्रों में बगल के, देखिए यहाँ से लगा हुआ क्षेत्र जोशीमठ है, जोशीमठ OBC हो सकता, तो यहाँ के लोगों ने क्या बिगाड़ा?
नहीं, पर जैसा आपने 3 चीजों के बारे में बताया, वो तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक को उन तीनों चीजों के विषय में बात करनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो तीनों चीजें स्थापित हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ओबीसी की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र को ओबीसी की घोषित करने की बात करते हैं, तो संशय पैदा होता है और बहुत सारे लोगों में, उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूं तो संशय पैदा होता है। खैर, ये मुद्दा काफी बड़ा है और काफी उलझा हुआ मुद्दा है जिसे सुलझाना बहुत आसान नहीं है। अभी जब आपने यूथ की बात की तो मैं कुछ सवाल थे जो आपसे करना चाहता था, भूल गया। बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार का एक मार पिटाई का किस्सा सामने आया। चूंकि विधानसभा के चुनाव का मामला है, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं तो ये सवाल आपसे भी बनता है। मार पिटाई को आप उचित समझते हैं जैसा कि कहा गया है, और उसके बाद जो हंगामा वहां हुआ है अगले दिन, यानी जो कल बीत गया है, वहां एक बड़ा लंबा चौड़ा हंगामा हुआ है और वो कहीं ना कहीं हंगामा केदारनाथ तक चला आ रहा है। वो इससे कहीं ना कहीं मनोज रावत को फायदा है या नुकसान है, या इसे क्या किस एंगल से देखते हैं आप? देखिए, मैंने तो अभी उस घटनाक्रम के बारे में, क्योंकि हम सुबह से शाम तक प्रचार में हैं, लेकिन मैंने ये सुना कि एक प्रदेश के अधिकारी ने, बहुत बड़े अधिकारी ने एफआईआर दर्ज की, उसके सेक्रेटरी ने। तो जिस राज्य में प्रदेश के सेक्रेटरी सुरक्षित नहीं है, देखिए ये भी तय है कि करप्शन का कोई बहुत बड़ा मामला भी उठाया गया था बॉबी पवार द्वारा। कोई जो ध्यान आ रहा है कि किसी अधिकारी, डायरेक्टर के एक्सटेंशन का मामला उन्होंने बार बार प्रेस में जो आ रहा था। तो प्रदेश के सेक्रेटरी अगर झूठे मुकदमे लगाने लगे, झूठे मुकदमे लिखाने लगे, तो उस प्रदेश का बंटाधार तय है। यही कह देते मुझे गोली मारने आया था, छोटी बात क्यों गई? अगर ये सब करना ही, ड्रामा करना था अधिकारियों को, देखिए ये नाटक, ड्रामेबाजी। देखिए इस प्रदेश में धामी साहब ने ब्यूरोक्रेसी की ऐसी कर रखी, काम चलाओ जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारमा। आप कह रहे हैं कि भरसे धामी क्यों है? देहरादून में आप देखिए थाने बिक रहे हैं, मतलब मैं तो आज तक के भ्रष्टाचार के ऐसे, मैंने आज तक के ये सुना नहीं था कि थाने बिकने लग गए। तो देखिए ये आज तो ऊपर से आएगी, जो करप्शन के जो बातें हम सुन रहे हैं, जिस तरह की बातें, हमारा बहुत ज़्यादा लोगों से संबंध नहीं है, लेकिन जब मैं सुनता हूं कि साहब कोई असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर सस्पेंड हुआ और 2 साल से इसलिए सस्पेंड है कि उससे बहुत मोटी अमाउंट मांगी जा रही है। देखिए, अगर सत्ता के प्रतिष्ठानों से ये कार्यक्रम होंगे, अगर मनोज रावत भ्रष्टाचार में किसी में भी लिप्त होगा तो मनोज रावत को लोग भ्रष्टाचारी कहेंगे ही कहेंगे। अगर कोई शराब पी करके नाली में लेटा है, उसको तो शराबी कहलाने का हक है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए उत्तर प्रदेश में ये उत्तराखंड में इस समय देखिए ब्यूरोक्रेसी, मतलब मुझे तो इस बात का संज्ञान आईएएस एसोसिएशन को लेना चाहिए। किस हद तक गिरोगे भाई आईएएस एसोसिएशन को? और सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में इस समय किन लोगों को, कौन लोग मलाई खा रहे हैं। उनके देखिए, उन लोगों के चाल चलन को, उन अधिकारियों के चाल चलन को देखिए। इतनी हिम्मत हो रही, 30,000 करोड़ की जमीन 1 करोड़ साल के किराए पे, उस मॉडल को तो किसी ने नहीं खोला। जो जॉर्ज एवरेस्ट की जमीन है, 30,000 करोड़ का बाजार मूल्य है साहब उसका, और 1 करोड़ रुपया साल के किराए पे दे दिया तुमने। और उससे पहले 23 करोड़ रुपया एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेकर के उस जमीन पर लगाया, उसको ठीक करने में लगाया। तो देखिए ऐसे करप्शन के कई मॉडल तैर रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं इस समय देश में जो सबसे बड़ी समस्या आ गई कि मीडिया में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। और अगर मीडिया में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं हो और कोर्ट, न्यायालय संज्ञान लेकर के अच्छे निर्णय नहीं दे, तो क्या सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ पर है? ब्यूरोक्रेसी किसी पर भी मुकदमा कर दे। मैं तो सोच रहा था अभी तक 2-4 मुझ पर चिपक जाने चाहिए थे। तो देखिए, जो मुझे लगता है किसी अधिकारी को इस हद तक नहीं गिरना चाहिए। वो अपना कई मुकदमे लिखाते रहे और मुकदमों का क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं। वो मुकदमा कहाँ पे टिकेगा वो हम भी जानते हैं, लेकिन अधिकारी इस निष्ठा की हद तक के जाकर के अपने कुत्सित इरादों को उत्तराखंड में पूरा नहीं कर पाएंगे। पर मनोज जी, जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते, जिसे आप और हम आम जनता के तौर पर जानते हैं, वो दोनों को दोषी मानते हैं। वो बीजेपी सरकारों को भी दोषी मानते हैं, वो कांग्रेस की सरकारों को भी दोषी मानते हैं। वो कहते हैं कि कोई अलग दल होना चाहिए उत्तराखंड के सपनों को साकार करने के लिए,
कोई अलग व्यक्ति होना चाहिए उत्तराखंड के सपनों को साकार करने के लिए, तो क्या माना जाए, आप या बीजेपी, दोनों ही लोग अभी तक उत्तराखंड के सपनों को साकार करने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए? देखिए, मोटी बात है, उत्तराखंड जब राज्य बना तो जल, जंगल और जमीन की लड़ाई थी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना। देखिए, जंगल की लड़ाई कैसे परिवर्तन, देखिए जंगल की लड़ाई आज जो चूकता मधुमेश्वर घाटी, मुझे तो लग रहा है कि धामी साहब को हराने का इंतजाम यहाँ के अधिकारियों ने कर दिया। 4 तारीख को कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, वो लोगों को बेदखली के नोटिस जारी कर देता है। जिस विधानसभा में चुनाव हो रहे हों और जिस घटना का असर पूरे एक इलाके में पड़ रहा हो, नोटिस जारी कर देते हैं। और आपको मैं ताजुब की बात बता रहा हूँ, जो उसकी धारा 61A के अंतर्गत जो चालानी कार्रवाई की गई, वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में उस समय जोड़ी गई जब बीजेपी की सरकार बनी थी पहली बार, नित्यानंद स्वामी की सरकार में। देखिए, यहाँ अधिकारियों ने इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाया। इन्होंने विधायी पूरी प्रक्रिया को अपने हाथ में रख दिया। आज विधायक कानून नहीं बना रहे हैं, अधिकारी कानून बना रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि साहब कुछ दल ऐसा कहते हैं कि दल नहीं, आम जनता भी जो कह रही है, देखिए हमने तो पूरा मौका दिया। ये जो मैं आपको बहुत स्पष्ट ये बताना चाहता हूँ कि 18 में मैंने भू कानून पर बोला था, उसके बाद मैं निरसन विधेयक लाया था। मैं सोच रहा था कि कई सामाजिक संस्थाएं, कई वो संगठन जो कह रहे हो कि हमें चाहिए भू कानून, जो दिन रात जिनके कहने पर हजारों लोग आ रहे थे, वो कहीं तो बताते ना कि वो भू कानून की 2 धाराओं में परिवर्तन होने के बाद कितना नुकसान प्रदेश को हुआ। लेकिन जब गैरसैंण की घटना में, गैरसैंण में आदरणीय गोदियाल जी के साथ असम्मानजनक व्यवहार किया गया, बुला करके असम्मानजनक व्यवहार किया गया, मैंने इन सब हमें चाहिए भू कानून वालों से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भाई कुछ तो बताओ कि क्या हुआ है, कितना नुकसान हुआ प्रदेश को, कहीं तो होगा ना आंकड़ा। आप लोग काम कर रहे हैं, हमने आपको काम की पूरी छूट जब नहीं दिया तो मैंने 1 महीने के अंदर, देखिए 1 महीने के अंदर वो आंकड़े जुटाए हैं। अभी 30% आंकड़े हैं, जिस दिन 100% आंकड़े आ जाएंगे मैं जुटा लूंगा। मुझे मालूम है किस माध्यम से आंकड़ों को लिया जाता है, कहाँ से कागज़ निकाले जाते हैं, और बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया से हम कागज़ लेते हैं। तो आप लोग ताजुब कर देंगे कि आधा उत्तराखंड बिक गया है। उत्तराखंड में जितने काम की ज़मीनें हैं वो सब बेच दी गई। तो ये लड़ाई लड़ने का 6 साल से तो मौका था ना उनको। जो आम जनता जिनके प्रति वो भाव रखती हो कि साहब वो करते हैं कि देखिए, कांग्रेस ने भू कानून का विरोध भी किया, जो धाराओं में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस निरसन विधेयक क्या मैं अकेले ला सकता हूँ? लोग कहते हैं साहब मनोज रावत ले आए। मनोज रावत विधानमंडल दल के नेता नहीं है। मनोज रावत विधानमंडल दल की परमिशन से प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, अकेले बिल नहीं ला सकते हैं। तो हमने वहाँ भी लड़ाई लड़ी, हमने इनको मौका दिया। हम तो 6 साल में सोच रहे थे जाने इनके पास क्या क्या आंकड़े आ गए हों, लेकिन जब मैंने इन कर्ता धर्ताओं से पूछा इनके पास कोई आंकड़े नहीं, तो हमको आगे बढ़ करके हमने निकाला। और अगले कुछ महीने उत्तराखंड में भू कानून के महीने होंगे। जो ज़मीनें हम यूँ नहीं छोड़ेंगे। आप ताजुब करेंगे, जो मुझे सूचना मिली है कि जॉर्ज एवरेस्ट का सौदा कैबिनेट के निर्णय से और बिस्लन के द्वारा हुआ है। तो जिस प्रदेश में सरकार राज्य की, हम तो कह रहे थे अधिकारी ने क्या होगा, अधिकारी दंडित होगा, लेकिन जिस राज्य में राज्य की संपत्ति को राज्य की कैबिनेट, चुने हुए लोगों की प्रतिनिधि संस्था, सर्वोच्च संस्था कैबिनेट बेचने का अगर कैबिनेट का निर्णय है, अगर करती हो, तो उस राज्य का तो बंटाधार होना निश्चित है। संबंधित पार्टी तो अक्सर नंबर देती है, ये मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको जाना भी है। संबंधित पार्टी नंबर्स देती है अपने नेता को, अपने मंत्री को, अपने मुख्यमंत्री को। मैं पहली बार किसी विरोधी से पूछ रहा हूँ, विपक्ष से पूछ रहा हूँ, मनोज रावत को आम जनता के तौर पर अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नंबर देने पड़े तो 10 में से कितने नंबर देंगे उन्हें? देखिए, मैं नंबर दे करके, अभी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उस रिजल्ट को आपके कान पर जरूर कहूँगा, लेकिन उनका प्रदर्शन देखिए, वो विधायक के रूप में हमारे साथी विधायक रहे, उस समय उनका प्रदर्शन आशानुकूल नहीं था। और जिस तरह से वो बयान बदली करते हैं, अब मैं हेलीकॉप्टर का ही मामला लीजिए, देखिए हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर का मामला आता है, आधा दर्जन बार उन्होंने बयान बदल दी। कभी कहा हम 25% सब्सिडी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री बयान दे देते हैं, शासनादेश नहीं होता है। क्या बनिए की दुकान या दरोगा का कानून चलता है इस देश में? जैसे दरोगा जी होते हैं ना, कि किसी को कहीं से कहीं जाना हो तो कहते हैं बैठा ले भाई, जरा छोड़ देना। तो मुख्यमंत्री अगर ऐसी बातें करने लगे, देखिए उनको कमतर बातें नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ हर शब्द राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है।
अभी यहाँ पर जितनी भी घोषणाएं हुई, अब आपको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, 2 CSC इन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की घोषणा कर दी है। बाकायदा किसी सेक्रेटरी का मैं बयान देख रहा था कि वो नॉर्म्स पूरे ना होने के बावजूद भी हम खोल रहे हैं, लेकिन कोई जियो नहीं हुआ। एक सड़क है मेरे यहाँ बड़ी 10 जुलाई की, एक मजेदार सड़क है जो 500 मीटर बीच में वन भूमि है, दोनों तरफ से सड़क है, मिसिंग लिंक बीच में, मिसिंग लिंक ही तो कहेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सूचना विभाग की तरफ से प्रेस नोट आता है कि वो मिसिंग लिंक खत्म हो रहा है, 500 मीटर वन भूमि हस्तांतरण हुआ ही नहीं और मिसिंग लिंक खत्म हो रहा है। देखिए इन चीज़ों से, ये किदारी लोग हैं, देखिए सदियों से यहाँ सारी दुनिया और देश के लोग आए हैं, तो आदमी के पेट में कितनी आते हैं ये गिन लेते हैं। जिस मुल्क के लोगों को दुनिया भर के लोगों से एक्सपोजर पीढ़ियों से हो रहा हो, क्या आप उनको बेवकूफ़ पढ़ा पाएंगे? और वैसे भी साक्षरता में केदारनाथ के लोग सबसे आगे हैं, प्रदेश में सबसे अव्वल स्थान पर है। अब आप मुझे केदारनाथ पे वापस ले आए तो फिर एक सवाल और निकल आया। आप कहते हैं केदारनाथ की यात्रा फ्लॉप हो गई है, और सरकार की तरफ से आंकड़े जारी होते हैं कि इस बार केदारनाथ की यात्रा बहुत अच्छी हुई है। उन्होंने नंबर ऑफ पिलग्रिम्स जो है बताए हैं, करोड़ों की संख्या में जो अमाउंट जनरेशन जिसे कह सकते हैं हम, वो हुआ है। वो कौन सा कहाँ हुआ जनरेशन? सरकारी आंकड़े तो यही कहते हैं। सरकारी आंकड़ा श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के CEO ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके एक बयान जारी किया है, जिसके अनुसार पिछले साल से इस साल श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की इनकम 20 करोड़ कम हो गई है। बाबा के 20 करोड़ कम हुए तो भक्तों के भी तो कम होंगे। देखिए ऑथेंटिक जो जानकारी है, प्रेस नोट जो है, प्रेस नोट के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है कि 20 करोड़ कम हुए। और वो भी प्रेस नोट कब जारी करा? ठीक केदारनाथ चुनाव के समय। एक डोली वाला मामला है जो मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। डोली को रोकने को लेकर मामला है, क्या मामला है वो? कौन सी डोली? तुंगनाथ। अच्छा देखिए तुंगनाथ जी शीतकाल में अपने मंदिर से चल करके द्वितीय केदार का जो गद्दी स्थल है, तृतीय केदार का गद्दी स्थल है, मक्कू मठ आते हैं। तुंगनाथ जी का एक रास्ता निश्चित है। देखिए वो जिस क्षेत्र से जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो मक्कू वन पंचायत का क्षेत्र है। वन विभाग ने दादागिरी करके तुंगनाथ जी के रास्ते पर तंबू खड़े कर दिए, टॉयलेट्स बना दिए। तो तुंगनाथ जी वहां तक आए, उनको रास्ता नहीं मिला तो डोली रुक गई। अच्छा था चुनाव नहीं होता तो उत्तराखंड सरकार जाने क्या करती। चुनाव के डर में आनन फानन में वो तंबू तोड़े गए। देखिए तो बाबा की कृपा है, उस स्थल से ठीक नीचे 50 मीटर नीचे 80 साल पुराने हमारे लोगों की छानियां थी, जिसको निर्दयतापूर्वक वन विभाग ने तोड़ा। देखिए इस देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट एक्ट, ड्वेलर एक्ट है, केंद्र का कानून है 2006 का। वो कहता है कि 75 साल अगर आप किसी सेंचुरी एरिया की जमीन पर भी रह गए अनवरत रूप से, तो वो भूमि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट के अनुसार आपके नाम पर होगी। लेकिन ये अभागी, ये प्रदेश का जो अभागा हिस्सा है, जिसमें मेरा ही जिला नहीं मुख्यमंत्री का जिला भी है, पिथौरागढ़ भी है, यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट का पालन नहीं किया गया। उस बेचारे की बेदर्दी के साथ महिलाएं रोती रही, चिल्लाती रही, डोजर ने उसकी दुकानें तोड़ी। अब भगवान ने न्याय कर दिया, फॉरेस्ट को अपने तंबू खुद तोड़ने पड़े। देखिए 2 अधिकारियों को, एक वन अधिकारी और एक रेवेन्यू के अधिकारी को, हमारे लोगों को उजाड़ने के लिए ट्रांसफर के बाद भी रखा गया कि उजाड़ो। अब ये उजड़ेंगे। बाबा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, न्याय पूरा करता हमारा बाबा। और तुंगनाथ तो न्याय का देवता है। बाबा रुके, बाबा ने जो भी किया है ना, तो वो तो सभी ने देखा, वो जो भी था वो था। और प्रशासन ने निर्णय लिया कि तोड़वाओ। प्रशासन तो पहले कह रहा था तुम तोड़ दो, बेचारों पे मुकदमे चिपका देते। अभी मैं एक गांव से आ रहा हूँ, एक अंतिम गांव से आ रहा हूँ, वो गांव के बूढ़े लोग, मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि जो व्यक्ति यहाँ है भी नहीं उसका चालान कर दिया। उन लोगों का विरोध क्या था, बूढ़े 80 साल के लोगों का, कि उनके वन क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। उन्होंने विरोध कर दिया तो SDM ने डराने के लिए, अब 107-16 होती थी, नई धारा हो गई है, नए एक्ट के हिसाब से धाराएं नई हो गई हैं, उसमें चालान कर दिया डराने के लिए। ये लोग ये समझ रहे हैं केदारनाथ के लोग ऐसे डर जाएंगे। तो मेरे सामने मुद्दा है, तो ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। यार हम आपसे लगातार, क्योंकि जब तक चुनाव है तब तक हम इसी क्षेत्र में हैं, क्योंकि देश का महत्वपूर्ण चुनाव झारखंड में भी है, चुनाव महाराष्ट्र में भी है, और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, राजस्थान में भी है। लेकिन चूंकि केदारनाथ का चुनाव इस देश में
सबसे उभर कर सामने आ रहा है, मतलब इसे काफी बड़ा चुनाव माना जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ मौजूद रहेंगे। एक राजनेता के पास भले शब्दों की कमी हो जाए, पर कहते हैं एक पत्रकार के पास शब्दों की कमी नहीं होती। ऐसा ही मनोज रावत के साथ है। वो राजनेता रहे हैं और पत्रकार रहे हैं, उसके बाद फिर राजनेता रहे और पत्रकारिता के गुरु उनके बीच में आते जाते रहते हैं। और ऐसे लोग कभी शब्दों से खेलने के माहिर होते हैं। उन्होंने बुराड़ी को छोड़ा नहीं, केदारनाथ को मुद्दा बनाया और वो मुद्दा केदारनाथ वर्सेस सीएम धामी तक लेकर गए हैं। आगे हम इसी क्षेत्र में बने रहेंगे। मनोज रावत से भी बात करेंगे और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी काउंटर जानने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार।